आज की सबसे बड़ी खबर इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से जुड़ी हुई है। दोनों देशों ने एक बेहद एम्बिशियस इकोनॉमिक लक्ष्य तय किया है, 2030 तक $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हासिल करना। ये घोषणा मॉस्को में हुए एक हाई लेवल बिजनेस फोरम के दौरान की गई, जहां दोनों देशों के टॉप मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिशियल्स और लीडिंग बिजनेस ग्रुप्स मौजूद थे। ये फोरम प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के आने वाली इंडिया यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रील्यूड माना जा रहा है। दोनों देशों ने साफ कहा है कि आने वाले 5 सालों में कॉपरेशन सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि सेक्टर्स और डेप्थ दोनों में बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि किन मुख्य क्षेत्रों में सहयोग तेज होने वाला है। पहला, एनर्जी कॉपरेशन। रशिया पहले से ही इंडिया का एक मेजर क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है और डिस्काउंटेड ऑयल ने पिछले 2 सालों में भारत की एनर्जी लागत को काफ़ी हद तक कम किया है। अब दोनों देश मिलकर लॉन्ग टर्म LNG कॉन्ट्रैक्ट्स, नए ऑयल ट्रांसपोर्ट रूट्स और जॉइंट रिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स जैसे विकल्पों को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। दूसरा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया और रशिया डिफेंस पार्टनर्स तो लंबे समय से है, लेकिन अब फोकस शिफ्टिंग है को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ। मतलब बड़ी डिफेंस डील्स अब सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट भारत के अंदर होगा। तीसरा, हाईटेक और इनोवेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स और स्पेस कोऑपरेशन, इन सभी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में भी दोनों देशों ने नए कोलैबोरेशंस की संभावनाएं जताई है। चौथा, ट्रेड कॉरिडोर्स और कनेक्टिविटी। INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को तेज़ी से आगे बढ़ाने की बात हुई है, जिससे इंडिया रशिया ट्रेड की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगभग 30% तक कम हो सकती है। अब सबसे बड़ा मुद्दा, ट्रेड इम्बैलेंस। रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल पर है, लेकिन इंडिया के एक्सपोर्ट्स अभी भी काफ़ी पीछे हैं। इसलिए इस नए फोरम में इंडिया ने साफ कहा है कि फार्मा, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स में एक्सपोर्ट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर ये $100 बिलियन का टारगेट हासिल हो जाता है, तो ये ना सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशंस की बड़ी सफलता होगी, बल्कि जियोपॉलिटिकल स्तर पर भी ये संकेत देगा कि ग्लोबल टेंशन्स के बावजूद इंडिया और रशिया अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को और मजबूत कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन की इंडिया यात्रा के दौरान और भी बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। हम उन सभी अपडेट्स को क्लोजली ट्रैक करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब भारत की एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां मैदान पर टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। रांची में खेले गए पहले ODI में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में शानदार बढ़त बना ली है। मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट रहे विराट कोहली, जिन्होंने अपने अनुभव और क्लास का शानदार नमूना पेश करते हुए 135 रन की दमदार सेंचुरी लगाई। ये उनका 52वां ODI 100 है। बैटिंग में रोहित शर्मा और KL राहुल ने भी स्टेडी पार्टनरशिप्स दी, जिसकी वजह से इंडिया ने एक मजबूत टोटल 349 फॉर 8 खड़ा किया। चेस के दौरान साउथ अफ्रीका ने कुछ समय के लिए मोमेंटम पकड़ा, लेकिन फिर इंडिया के बॉलर्स ने प्रेशर बना दिया। कुलदीप यादव मैच के सबसे इफेक्टिव बॉलर रहे। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की मिडल ऑर्डर बैकबोन तोड़ दी। उनका स्पेल इतना इम्पैक्टफुल था कि मैच का पूरा फ्लो इंडिया की तरफ झुक गया। अंत में साउथ अफ्रीका ने अच्छी कोशिश की, लेकिन टारगेट थोड़ा बड़ा था और इंडिया बॉलिंग यूनिट ने डिसिप्लिन्ड ओवर्स डालकर विन सिक्योर कर लिया। इस जीत के साथ इंडिया ने 3 मैच सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है और अगले 2 मुकाबले में टीम का कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊंचा रहने वाला है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ओर, जहां इजराइल में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ देखने को मिल रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने लॉन्ग रनिंग करप्शन केस में आधिकारिक रूप से प्रेसिडेंशियल पार्डन की रिक्वेस्ट कर दी है और इस फैसले ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। नेतन्याहू की लीगल टीम का कहना है कि लगातार चल रहा ट्रायल उनकी गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रभावित कर रहा है और देश को एक स्टेबल लीडरशिप की ज़रूरत है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि बिना किसी लीगल वर्डिक्ट के पार्डन देना इजराइल की जुडिशियरी और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क
के लिए गंभीर चिंता पैदा कर सकता है। ये मामला इतना संवेदनशील है कि इजराइल के पॉलिटिकल सर्कल्स में लगातार इंटेंस डिस्कशंस चल रही है। कुछ लोग इसे नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी मानते हैं, जबकि अन्य इसे डेंजरस प्रेसिडेंट बता रहे हैं। अब सारी नज़र इजराइल के प्रेसिडेंट पर टिकी है, जो ये तय करेंगे कि क्या इस तरह का पार्डन एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए उचित है या नहीं। ये फैसला इजराइल की राजनीति और जुडिशियल बैलेंस दोनों पर दूरगामी असर डाल सकता है। अब बढ़ते हैं ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी मार्केट्स की ओर, जहां ओपेक प्लस ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। ओपेक प्लस ने अनाउंस किया है कि आने वाले क्वार्टर में ऑयल प्रोडक्शन लेवल्स अनचेंज्ड रहेंगे, यानी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों ने सप्लाई में कोई बढ़ोतरी या कटौती करने का फैसला नहीं लिया। इस फैसले के पीछे सेवरल की फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। पहला, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और कई देशों में कमजोर डिमांड आउटलुक। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जिनकी वजह से मार्केट्स पहले से काफ़ी अस्थिर है। और तीसरा, एनर्जी मार्केट्स में अनिश्चितता, जिससे प्रोड्यूसर कंट्रीज फिलहाल रिस्क लेने से बच रहे हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि प्रोडक्शन स्टेडी रहने से ऑयल प्राइसेस में हल्का अपवर्ड प्रेशर्स आ सकता है और इसका असर इनडायरेक्टली दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इन्फ्लेशन पर पड़ सकता है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। कुछ देशों ने ओपेक प्लस से सप्लाई बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल ग्रुप का फोकस स्टेबिलिटी बनाए रखने पर है, बजाय किसी मेजर पॉलिसी शिफ्ट के। आगे आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ग्लोबल डिमांड किस दिशा में जाती है, क्योंकि वही तय करेगा कि ओपेक प्लस फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ाएगा, घटाएगा या यहीं रोक कर रखेगा। अब रुकते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, जहां एक भयंकर प्राकृतिक आपदा ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। साउथ ईस्ट एशिया में साइक्लोन सेनियार ने भारी तबाही मचा दी है और इसे इस साल के सबसे विनाशकारी स्टॉर्म्स में से एक माना जा रहा है। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड तीनों देशों में बड़े पैमाने पर बाढ़, लैंडस्लाइड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स की रिपोर्ट सामने आई है। अब तक 600 से ज़्यादा मौतें कंफर्म की जा चुकी है और अथॉरिटीज़ का कहना है कि जैसे जैसे रेस्क्यू टीम्स रिमोट क्षेत्रों तक पहुंच रही है, ये संख्या और बढ़ सकती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा रीजन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहां कई पूरे गांव पानी में डूब गए और मुख्य सड़कों का संपर्क कट गया है। स्टॉर्म के बाद लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और कई जगहों पर बिजली, साफ पानी और फूड सप्लाईज अभी भी उपलब्ध नहीं है। मलेशिया और थाईलैंड में भी इमरजेंसी अलर्ट्स जारी किए हैं और रिलीफ कैंप्स में बड़ी संख्या में लोग शरण ले रहे हैं। इंटरनेशनल एयर एजेंसीज अब एक कोऑर्डिनेटेड रिलीफ ऑपरेशन की योजना बना रही है, लेकिन खराब मौसम और प्रभावित इलाकों तक पहुंच की मुश्किलें राहत कार्य को चुनौतीपूर्ण बना रही है। साइक्लोन सेनियार ने इस क्षेत्र में क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स की बढ़ती गंभीरता को एक बार फिर सामने ला दिया है। आगे बढ़ते हैं ईस्ट एशिया की ओर, जहां हांगकांग में एक दर्दनाक घटना के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हांगकांग के एक रेसिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग में लगी भीषण आग ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। इस हादसे में 140 से ज़्यादा लोग की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना ने शहर में पब्लिक आउटरीच को जन्म दिया है। रेसिडेंट्स का कहना है कि बिल्डिंग के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कई सालों से आउटडेटेड थे, इमरजेंसी एग्जिट्स संकरे थे, फायर अलार्म्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे और इवैक्यूएशन रूट्स भी पुअरली मेंटेन थे। आई विटनेसेस ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग अपने अपार्टमेंट्स से निकल भी नहीं पाए। इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स ने रेस्क्यू की कोशिश की, लेकिन डेंस स्मोक और बिल्डिंग स्ट्रक्चर की वजह से ऑपरेशंस बेहद मुश्किल हो गए। हादसे के बाद बिल्डिंग के बाहर लोगों ने कैंडल्स जलाई, विक्टिम्स के लिए फूल रखे और मोनर्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुप्पी में श्रद्धांजलि दी, जिसने पूरे शहर के माहौल को और भी भावुक कर दिया। अब हांगकांग अथॉरिटीज ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया है, ताकि यह पता चल सके कि किस लापरवाही किस स्तर पर यह
दुर्घटना हुई। वहीं बीजिंग ने सिटीजन से अपील की है कि वे बड़े प्रदर्शन या गैदरिंग्स से दूर रहे ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर असर न पड़े। ये ट्रेजेडी एक बार फिर सवाल उठाती है कि घनी आबादी वाले एशियन सिटीज में हाई राइज सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कितने मजबूत है और क्या ऐसी घटनाओं को फ्यूचर में रोका जा सकता है। और अब बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की दुनिया की ओर, जहां इलॉन मस्क का एक बयान ग्लोबल चर्चा का विषय बन चुका है। इलॉन मस्क ने अपनी लेटेस्ट डिस्कशन में एक बेहद इंटरेस्टिंग और बोल्ड बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य की असली करेंसी एनर्जी होगी, यानी इकोनॉमिक वैल्यू का असली मापदंड आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन कैपेसिटी हो सकता है। मस्क ने इस कॉन्सेप्ट को बिटकॉइन के साथ जोड़ते हुए कहा है कि बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग सिस्टम रियल इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू में कन्वर्ट करता है और इसी वजह से इसे एनर्जी बैक्ड एसेट माना जा सकता है। उनके मुताबिक जैसे जैसे एआई सिस्टम्स, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है, दुनिया की इकोनॉमिक्स ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ओरिएंटेड होती जाएगी। यानी जिन देशों के पास सस्ती, सस्टेनेबल और लार्ज स्केल एनर्जी प्रोडक्शन होगी, वही ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे आगे रहेंगे। मस्क के इस बयान ने क्रिप्टो कम्युनिटी और फाइनेंशियल मार्केट्स में नई बहस छोड़ दी है। कई लोग उनकी बात से सहमत हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनर्जी को करेंसी की तरह देखना ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मस्क के इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया और टेक फोरम्स पर काफ़ी रिएक्शंस आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये डिबेट अभी लंबे समय तक चलने वाली है। तो ये थी आज की टॉप ग्लोबल स्टोरीज इंडिया के नज़रिए के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अपडेट आप मिस ना करें।